नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। हम इससे पूर्व के सत्र में चर्चा कर रहे थे कि आधारभूत प्रत्यय शिक्षा के कौन कौन से हैं, जिसमें हमने चर्चा करी कि जब हम आधारभूत प्रत्ययों की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है शिक्षण, फिर प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण के बाद में हमारा आता है लर्निंग, लर्निंग के बाद में हमारी इंक्वायरी और इंट्रोडक्शन। ये हमने इससे पूर्व के सत्र में चर्चा करी थी कि शिक्षण क्या है और शिक्षा क्या है, और अब इस सत्र में हम आगे बढ़ते हुए प्रशिक्षण पे चर्चा करेंगे। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग किसे कहते हैं? प्रशिक्षण शिक्षा नहीं है। प्रशिक्षण में विद्यमान संप्रत्यय का लक्ष्य क्रिया विशेष में दक्षता प्राप्त करना होता है। प्रशिक्षण शिक्षा का ही एक अंग है। शिक्षण के सभी कौशलों तथा कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण, देखिए, शिक्षण और प्रशिक्षण जो दो शब्द हैं, इनमें एक आगे आपका जो है वो प्रय लग गया है, यानी इसमें जब हमने प्रय लगा दिया तो शिक्षण में प्रय लगाने से ट्रेनिंग हो गई है। यानी जो सैद्धांतिक ज्ञान हमने शिक्षार्थियों को दिया, उस सैद्धांतिक ज्ञान को प्रयोगात्मक रूप से, वास्तविक रूप से उसे किस प्रकार से उनमें प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो प्रशिक्षण हमारी जो है वो एक प्रकार से ट्रेनिंग है। प्रशिक्षण में लक्ष्य क्रिया में दक्ष प्राप्त करना, यानी यदि हम कह रहे हैं कि 2 और 2 4 हो रहे हैं, ये हमने कहा, ये हमारा सैद्धांतिक पक्ष था। हमने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि 2 और 2 4 होते हैं। अब वो 2 और 2 को 4 करके दिखाना, या विद्यार्थी 2 और 2 को जोड़ के 4 बना ले, वो जब हम उसे ट्रेंड कर रहे हैं, वो जब हम उसे प्रयोग करवा रहे हैं, तो वो प्रशिक्षण हुआ। हमने कहा कि कक्ष में जब विद्यार्थी जाता है और जब शिक्षार्थी उसको शिक्षण देने जाता है, तो शिक्षण कक्ष के शिक्षण के लिए कुछ निर्धारित नियम है। उन निर्धारित नियमों में एक उदाहरण से मैं आपको इसको समझाना चाहूंगी। मान लीजिए कि आप शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को पढ़ा रहे हैं, यानी आप बीएड के जो हमारे पीपल टीचर हैं, शिक्षक प्रशिक्षणार्थी है, उनको पढ़ा रहे हैं, और आप उन्हें बता रहे हैं कि जब अध्यापक कक्ष में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के साथ ही वह सबसे पहले श्यामपट्ट और श्वेतपट्ट, ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड जो है, उनके ऊपर अनिवार्य सूचनाओं को अंकित कर रहा है। नेसेसरी जो इंफॉर्मेशन है उनको अंकित करता है। अब वो नेसेसरी जो इंफॉर्मेशन है उसमें हो गया कि दिनांक क्या है, अवधि कितनी होगी, कालांश कौन सा चल रहा है, या आपका विषय क्या है, आपका प्रकरण क्या है। श्यामपट्ट और श्वेतपट्ट पर जो आप लेख लिख रहे हैं, आप चौक या मार्कर से जो कार्य कर रहे हैं, उसका वो किस दिशा से किस दिशा में जाएगा। यदि श्यामपट्ट को, यदि आप उसको जो लिखा हुआ है उसको साफ करना चाहते हैं, तो डस्टर जो है उसको साफ करने का तरीका क्या होगा। यदि आप आदर्श वाचन कर रहे हैं तो आदर्श वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, अनुकरण वाचन किस प्रकार से, ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं प्रशिक्षणार्थियों को, वो आप सैद्धांतिक रूप से जब आप उसे शिक्षण करा रहे हैं तो आप उसे पढ़ा रहे हैं। अब जब हम दूसरे चरण पर चलते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं और प्रशिक्षण की बात करते हैं, तो प्रशिक्षण में उन विद्यार्थियों को आप ट्रेनी यानी प्रशिक्षणार्थी के रूप में आपने उन्हें जो जितने भी नियम, सिद्धांत या प्रक्रिया या चरण या सीक्वेंस, जो भी आप जैसे भी आप समझ पाए, वो जो आप बता रहे हैं, वो किस प्रकार से उसमें उनको ढालना, यानी उन्हें आप अध्यापक की भूमिका में दे करके उनसे जब आप पढ़वाएंगे, उनसे जब आप पाठ योजना बनवाएंगे, उनसे जब आप कहेंगे कि आप शिक्षक के रूप में कक्षा में जाइए और शिक्षार्थियों को पढ़ाइए, या आप सूक्ष्म पाठ योजना बनवाएंगे, माइक्रो टीचिंग करवाएंगे, या सिमुलेशन के लेसन प्लान्स करवाएंगे, तो वो होता है प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण में इसीलिए जो सारे कौशल हैं और तथा कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका प्रशिक्षण होता है।
उसके बाद में प्रशिक्षण में क्या होता है, प्रशिक्षण को हम और विस्तार से समझ लेते हैं। प्रशिक्षण औपचारिक रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चलने वाली प्रक्रिया है। औपचारिक यानी हम फॉर्मली प्रशिक्षण देते हैं और वो एक निश्चित अवधि होती है। जैसे इसी उदाहरण से मैं आपको समझा देती हूं कि यदि शिक्षा शास्त्री बीएड का पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थी होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है वो 6 महीने के लिए होती है। ऐसे ही यदि कोई विधि का पाठ्यक्रम कर रहा है तो उसका जो अंतिम सत्र होता है, 5 साल की यदि आप लॉ कर रहे हैं तो आखिरी जो सत्र आपका है, आखिरी जो आपका सेमेस्टर है, उस पूरे सेमेस्टर में आप किसी भी लॉ फर्म या लॉयर के पास में जाकर के 6 महीने तक वो कोर्ट की प्रक्रिया यानी वकीलों का क्या क्या काम होता है, किस तरह से एफआईआर लिखवाई जाती है, किस तरह से कोई आप ड्राफ्टिंग करेंगे, किस तरह से आप लीडिंग लेंगे, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। तो वो एक निश्चित अवधि होती है। प्रशिक्षण में प्रदर्शन एवं क्रियात्मक विधियों की प्रधानता होती है। प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में क्या होता है, जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो वहां प्रदर्शन नहीं होता है, वहां व्याख्यान होता है और आपने, लेकिन जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो वहां प्रदर्शन एवं क्रियात्मक विधियां होती है। करके देखिए, क्रियात्मक विधि यानी किसी चीज को करके देखना, उसको करके देखने के से आपका वो होगा। और प्रदर्शन क्या होता है कि उसमें आपको, मान लीजिए कि आज की इस चर्चा में मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रही हूं कि जो एक पौधा है उसके कौन कौन से अंग होते हैं या कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो उसमें आपको बताया जाएगा। वो पौधा आपको जब शिक्षण करवा रहे हैं तो हमने आपको बता दिया कि पौधा होता है, बीज लगाया जाता है, फिर उससे अंकुरित होता है, फिर वो वृक्ष बनता है, पौधा बनता है, हमने बता दिया। लेकिन उसमें प्रदर्शन में आपको बाकायदा बता करके उस पौधे को, एक पौधे का एक आप मिनिएचर कहूंगी या एक कहूंगी कि उसका एक छोटा सा पौधा लेकर के आप विद्यार्थियों को जब बताएंगे कि ये इसकी जड़ें हैं, ये इसका तना है, ये इसकी पत्तियां हैं, ये इसका फूल है और ये इसकी सारी चीजें हैं, तो टहनी है, कोपल है, सारी चीजें हम बताएंगे, तो वो प्रदर्शन और क्रियात्मक विधियों की प्रधानता रहती है। शिक्षा एक स्वतंत्र सामाजिक अनुशासन है, जबकि प्रशिक्षण में कठोर अनुशासन आवश्यक है। देखिए इस जो ये सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। शिक्षा एक स्वतंत्र सामाजिक अनुशासन है। जब अध्यापक अपने विद्यार्थियों को, जब शिक्षक शिक्षार्थियों को, जब किसी विषय को सैद्धांतिक रूप से शिक्षण करवाता है तो शिक्षक का सारा ध्यान वो सैद्धांतिक रूप बताने में रह जाता है और विद्यार्थी क्या होते हैं, उस समय विद्यार्थी श्रोता होते हैं। वो श्रोता होते हैं, वक्ता और श्रोता, यानी अध्यापक बोल रहा है और श्रोता। अब वो शिक्षार्थी जो आपका है वो कितने प्रतिशत सुन रहा है, उसका ध्यान आप जो बता रहे हैं उसमें है या नहीं है, उसका ध्यान कहीं और तो नहीं है। वो फिजिकल रूप से यानी शारीरिक रूप से आपके समक्ष बैठा है, हो सकता है मानसिक रूप से वो आपकी बात को नहीं सुन पा रहा हो। तो शिक्षा एक स्वतंत्र सामाजिक अनुशासन है, लेकिन प्रशिक्षण में कठोर अनुशासन की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए कि हम कोई प्रशिक्षण या कोई प्रैक्टिकल हम करवा रहे हैं या कुछ करके दिखा रहे हैं, कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो उस एक्टिविटी में जो आपका विद्यार्थी है उसकी कर्मेंद्रियां और इंद्रियां दोनों को एक साथ एक ही स्थान पर रहना आवश्यक है। ये दूसरी बात हुई हमारे प्रशिक्षण की कि शिक्षण और प्रशिक्षण कैसे है। और जब तीसरे चरण पे हम चलते हैं प्रत्ययों में, तो वहां आ जाता है लर्निंग, सीखना। शिक्षा के आधारभूत प्रत्ययों में सीखने का विशेष महत्व है। इस कथन को समझने के लिए हमें शिक्षा दर्शन के अन्य प्रत्ययों को भी क्रमबद्धता के साथ समझने की आवश्यकता है। और वो हम किस प्रकार से सीखेंगे, वो इस प्रकार से सीखेंगे कि शिक्षा के लिए शिक्षण है। शिक्षा यानी शिक्षा क्या है, शिक्षण। शिक्षण कौन करवाता है, जो अधिक अनुभवी है, जो अधिक ज्ञान वाला है, जो अधिक जिसका मानसिक विकास हुआ है, वो शिक्षा के लिए शिक्षण कराता है। उसके बाद में शिक्षण की उपयोगिता को जांचने के लिए जो शिक्षण हम करवा रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो टीचिंग हम करवा रहे हैं, उसकी उपयोगिता, यूटिलिटी
को का मेजरमेंट करने के लिए, उसके स्थानांतरण एवं व्यवहारिक प्रयोग के लिए प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण से उस कला, कौशल, ज्ञान, अनुभव एवं व्यवहार का व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन में कुशलता के साथ उपयोग करना सीखना है। अर्थात मनुष्य सीखकर ही ज्ञान का संरक्षण, संवर्धन और स्थानांतरण करता है। देखिए, इसको मैं पुनः आपको समझाना चाहूंगी कि सीखना क्या है। सीखने में शिक्षा के लिए शिक्षण और उस शिक्षण की उपयोगिता के लिए क्या क्या चीजें उसमें आ जाएगी कि उस प्रशिक्षण से कला में, कौशल में, ज्ञान में, अनुभव में और व्यवहार में व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन जितने भी हमारे हैं उनमें उस ज्ञान का, उस शिक्षण का, उस शिक्षा का कुशलता के साथ उपयोग करना सीखना है। यानी सीखना वो हुआ जिससे मनुष्य अपने अनुभवों में, अपने कौशलों में, अपनी कला में, अपने ज्ञान में, अपने व्यवहार में वृद्धि कर सके। और मनुष्य सीखकर ही ज्ञान का संरक्षण, संवर्धन और स्थानांतरण कर सकता है। मनुष्य केवल शिक्षण से ज्ञान का संरक्षण नहीं कर सकता, केवल ट्रेनिंग से भी ज्ञान का संरक्षण नहीं करना। पहले वो ज्ञान प्राप्त करेगा, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसमें प्रशिक्षण लेगा, और प्रशिक्षण जब वो लेगा और जब वो सीख जाएगा तब वो प्राप्त किए गए ज्ञान का संरक्षण, प्रिजर्वेशन कर सकता है, ट्रांसमिशन कर सकता है, और वो उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित कर सकता है। तो ये हुआ सीखना। सीखने के बाद में हम आगे बात करेंगे इंक्वायरी, पूछताछ क्या होती है। हमने शिक्षण के संबंध में देखा, शिक्षण के बाद हमारा प्रशिक्षण आया और उसके बाद में हम सीख गए। सीखने के बाद में जो हमारा अंतिम चरण और अगला चरण और हमारा अगला जो प्रत्यय है वो है हमारी इंक्वायरी यानी पूछताछ। शिक्षा में पूछताछ को परिप्रच्छा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिप्रच्छा। शिक्षा में पूछताछ को परिप्रच्छा कहा जाता है। अर्थात शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से जब शिक्षार्थी ज्ञानार्जन करता है, ज्ञान का अर्जन करता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब विभिन्न विषयों का अध्ययन करता है और विधियों और प्रविधियों के माध्यम से दूसरे लोगों तक उस ज्ञान और एकत्रित सूचनाओं को प्रेषित करता है। उस समय उसके मस्तिष्क में अनेकानेक जिज्ञासाएं, संशय, तर्क, विचार और प्रश्न उत्पन्न होते हैं। क्या चर्चा की हमने चर्चा की कि जब शिक्षणार्थी, जब एक बालक या एक विद्यार्थी या एक व्यक्ति, जब कोई मनुष्य शिक्षण प्रशिक्षण से ज्ञान अर्जन करता है, उस ज्ञान का विभिन्न विषयों में अध्ययन करता है और विधियों और प्रविधियों के माध्यम से उस ज्ञान और एकत्रित सूचनाओं को प्रेषित करता है। किसके पास प्रेषित करता है? एक से अनेक के पास प्रेषित करता है। उस समय उसके मस्तिष्क में अनेक जिज्ञासाएं, अनेक संशय, अनेक तर्क, विचार और प्रश्न उपस्थित होते हैं। देखिए, जैसे अभी हम इस सत्र में चर्चा कर रहे हैं और मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूं। मैंने आपको कहा कि दार्शनिक जो शिक्षा है उसकी कुछ आधारभूत प्रत्यय है, और उसमें मैंने कहा शिक्षण है, प्रशिक्षण है, उसके बाद सीखना है, पूछताछ है। ये चीजें जब मैंने आपको पढ़ा दिया, शिक्षण करवा दिया, उसके बाद में आपने प्रशिक्षण भी ले लिया और आप सीख भी गए। सीखने के बाद जब यही सारी चीजें, यही सारे बिंदु, यही सारा ज्ञान जब आप दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे, तब आपके मन में जो अनेक जिज्ञासाएं, अनेक संशय, अनेक तर्क, अनेक विचार और प्रश्न उपस्थित होंगे, वो होती है इंक्वायरी, पूछताछ। उन प्रश्नों का, उन तर्कों का, उन समस्याओं का, उन संशयों का जो समाधान और निराकरण है वो उत्तरों द्वारा किया जाता है। और ये जो उत्तर दिए जाते हैं, इस प्रक्रिया को परिप्रच्छा कहते हैं, यानी इंक्वायरी कहते हैं, पूछताछ कहते हैं। परिप्रच्छा अधिगम का एक आयाम है। अधिगम मतलब सीखना। परिप्रच्छा अधिगम का एक आयाम है जिसमें भौतिक तथा प्राकृतिक विश्व के संबंध में जानने का प्रयास किया जाता है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तरों की
विवेचना करके नवीन ज्ञान की खोज की जाती है, अर्थात प्रश्नों का उत्तर खोजना और उनकी शुद्धता की जांच करना। जब हम ये चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि इंक्वायरी और पूछताछ को हम छोटा सा अनुसंधान भी कह सकते हैं। यानी हमारे पास जो ज्ञान है, जो हमारे पास ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से जो कौशल हमने प्राप्त किए हैं, उस ज्ञान की शुद्धता और सत्यता को खोजने के लिए जो कुछ प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, उन प्रश्नों का निराकरण करना और उनका समाधान करना पूछताछ के अंतर्गत आता है। पूछताछ के बाद में आता है इंट्रोडक्शन यानी प्रतिपादन। प्रतिपादन में ज्ञानात्मक पक्ष की अपेक्षा भावात्मक पक्ष में अधिक बल दिया जाता है। देखिए, दो पक्षों की बात करी मैंने। एक है ज्ञानात्मक पक्ष यानी नॉलेज बेस्ड यानी ज्ञान कितना प्राप्त हुआ, और दूसरा है भावात्मक पक्ष यानी इमोशनल फैक्टर्स जो हैं। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन प्रतिपादन है, वहां ज्ञानात्मक पक्ष की अपेक्षा भावात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। प्रतिपादन की प्रक्रिया में किसी एक विशेष मत अथवा वाद जो है के विषय में बार बार और अनेक बार उल्लेखित करके उसके प्रति आस्था और विश्वास उत्पन्न किए जाने का प्रयास किया जाता है। क्या है इंट्रोडक्शन? इसमें ज्ञान की अपेक्षा भाव प्रधान है ये, और इसमें आप कोई किसी एक और अनेक जो मत है हमारे या वाद है, उन वादों के विषय में अनेक बार और बार बार उल्लेख करके उसके प्रति आस्था और विश्वास उत्पन्न किए जाने का प्रयास किया जाता है। प्रतिपादन के अनुदेशन में विद्यार्थी व्यक्ति को चिंतन का अवसर दिए बिना किसी मत और वाद के प्रति विश्वास के साथ व्यवहार परिवर्तन की कोशिश रहती है। क्या रहती है प्रतिपादन में? यहाँ पे जो विद्यार्थी है या शिक्षार्थी है, उसको चिंतन मनन का अवसर नहीं दिया जाता, बल्कि उसको किसी एक वाद के प्रति उसका विश्वास दृढ़ हो जाए, ऐसा व्यवहार वो करे, इसकी कोशिश की जाती है और इसके लिए उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। प्रतिपादन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशव अवस्था को उपयुक्त समझा है तथा औसत एवं औसत से कम बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थियों पर इसका प्रयोग सफल रहता है। प्रतिपादन के लिए मनोवैज्ञानिक यानी शैशव अवस्था, हम जब अवस्था की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं शैशव अवस्था। शैशव अवस्था के बाद में हम दूसरी बात करते हैं युवा अवस्था। युवा अवस्था के बाद में जब तीसरी हम बात करेंगे तो हम करेंगे प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था के बाद में चौथी हम करेंगे वृद्धावस्था। ये चार अवस्थाएं ये अवस्था को हमने चार भागों में विभाजित करा है। शैशव अवस्था को मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो माना गया है वो ये माना गया है कि 1 से लेकर के 12 और 13 वर्ष की जो आयु होती है वो शैशव अवस्था होती है। उसके बाद में 13 से लेकर के 18-19 वर्ष की अवस्था युवा अवस्था आपकी होती है, और फिर आपकी 18 के बाद 21 वर्ष की, 25 वर्ष की, और 25 के बाद की अवस्था आपकी प्रौढ़ावस्था होती है, और प्रौढ़ा के बाद आपकी वृद्धावस्था होती है। तो यहाँ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि प्रतिपादन के लिए, प्रतिपादन यानी किसी भी शिक्षार्थी और विद्यार्थी में एक वाद के प्रति यदि विश्वास पैदा करके व्यवहार में परिवर्तन की कोशिश करनी है, तो इसके लिए सबसे जो उपयुक्त हमारी अवस्था है वो शैशव अवस्था को माना गया है और उसे उपयुक्त समझा गया है, तथा औसत एवं औसत से कम बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थियों पर इसका प्रयोग सफल रहता है। औसत बुद्धि लब्धि वाले यानी एवरेज आईक्यू लेवल जिसका होता है, उस एवरेज आईक्यू लेवल वाले विद्यार्थी पर इसका प्रयोग किया जाना उनको लगता है कि ये ज्यादा सही है। तो इस प्रकार से हमने ये 5 आधारभूत जो हमारे प्रत्यय हैं शैक्षिक दर्शन के उन पे हमने चर्चा करी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमने जो चर्चा करनी है वो है मानव प्रकृति की अवधारणा, यानी मानव प्रकृति क्या है। व्युत्पत्ति के आधार पर मानवतावाद एक विचारधारा है जिसका आधार मानव है। मानवतावाद में प्रत्येक मानव महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, लिंग, भाषा, राज्य, राष्ट्र, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का कोई स्थान नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता,
कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं होता। यानी मानवतावाद है, वहां यदि रियल सेंस में, वास्तविकता में यदि मानवता की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ये आपके जितने भी मानव द्वारा थोपे गए, जो मानव द्वारा थोपे गए जो टैग है, जो एक ठप्पा है, उसका कोई स्थान नहीं है, कोई उसकी महत्व नहीं है, क्योंकि कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, केवल मानवता श्रेष्ठ है। तो जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, राज्य, राष्ट्र, इनका कोई मानवतावाद में महत्व नहीं है। मानव प्रकृति की जब अवधारणा, हम अबाउट द ह्यूमन नेचर की जब बात करेंगे तो वहां कहा गया है कि मानवतावाद विश्व नागरिकता की भावना और विचारधारा का पोषक एवं समर्थक है। मनुष्य योनि में जन्म लेने मात्र से मानवता आ जाएगी, ऐसा कदापि नहीं है। मनुष्य स्वयं के व्यवहार एवं चरित्र के आधार पर मानवता को चरितार्थ करता है। यानी किसी प्राणी ने यदि मनुष्य योनि में जो जन्म ले लिया तो जन्म लेने से वो मानवता का पर्याय नहीं बन गया। मानवता के लिए व्यवहार और चरित्र जो है वो सर्वोपरि है, और उस सर्वोपरि में आपकी जो विचारधारा और आपकी जो भावना है वो विश्व कल्याण की भावना और विचारधारा होनी चाहिए। मानवतावाद की कुछ विशेषताओं के बारे में मैं यहाँ आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। और सबसे पहली विशेषता है, संसार सत्य है, विकासशील है और परिवर्तनशील है। दूसरी, मनुष्य सर्वाधिक शक्तिशाली है। मानवतावाद मनुष्य की शक्ति को सर्वोपरि मानता है। नेक्स्ट, समस्याओं का समाधान वस्तुनिष्ठ रीति के साथ व्यक्तिनिष्ठ रीति से भी संभव है। अगला, संस्कृति का पुनर्जागरण और पुनरुद्धार मानवतावाद से ही किया जा सकता है। अगला, मानवतावाद शांति, प्रगति और जनतंत्र की विचारधारा पर चलने वाली है। इस प्रकार से जब हम मानवतावाद की बात करते हैं तो मैं इनको एक बार और थोड़ा सा विस्तृत रूप से आपको समझाना चाहूंगी। संसार सत्य है, विकासशील और परिवर्तनशील है। आप लोग जितने भी श्रोता और जितने भी शिक्षार्थी, जितने भी लर्नार्थी, विद्यार्थी इस ये लाइव या फिर बाद में भी आप जब भी देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप ये अपने आप से पूछिए और महसूस करिए कि जो संसार है वो विकासशील है, निरंतर विकास होता जा रहा है, निरंतर परिवर्तनशील है। अब हम यदि कोविड-19 की ही बात करें तो कोविड-19 में भी हम देखेंगे कि देखिए कितनी सारी चीजों में परिवर्तन आ गया है, कितनी सारी चीजें बदल गई है। तो संसार जो है वो परिवर्तनशील है। मनुष्य सर्वाधिक शक्तिशाली है। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ भी कर सकता है, यानी वो कोई भी आविष्कार, पतन और आविष्कार दोनों की जड़ में मनुष्य है। तो मानवतावाद मनुष्य की शक्ति को सर्वोपरि मानता है। फिर समस्याओं का समाधान वस्तुनिष्ठ रीति के साथ साथ व्यक्तिनिष्ठ रीति से भी संभव हो सकता है। यानी जो भी समस्याएं हैं उनको हम दोनों ही प्रकार से उनका समाधान कर सकते हैं। उसके बाद में है संस्कृति का पुनर्जागरण और पुनरुद्धार मानवतावाद से किया जाता है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाना चाहूंगी। देखिए, संस्कृति का पुनर्जागरण और पुनरुद्धार, आप देखिए कि आप अगर थोड़ा सा पीछे 2 दशक पहले लौट जाएंगे तो 2 दशक पहले जो चीजें थी वो बदल करके आज हम पुनः संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। मिट्टी के बर्तनों को ले लीजिए, या फिर आप खेती बाड़ी को ले लीजिए, या आप पौष्टिक आहार को ले लीजिए। अब आप कोविड के बाद से ले लीजिए कि जो बालक भी, बच्चे भी, जो काढ़े के नाम से युवा पीढ़ी को लगता था कि यार काढ़ा कोई पीने की चीज है क्या, आज आप काढ़े को ले लीजिए। आप फिर से हमारे जो घर की रसोई घर है उसमें पुरानी चीजें लौट आई है। योग को ले लीजिए आप, व्यायाम को ले लीजिए आप, पर्यावरण को ले लीजिए आप, और हमारी औषधियों को ले लीजिए, घरेलू उपचारों को ले लीजिए। तो जो संस्कृति का पुनर्जागरण और पुनरुद्धार है वो मानवता, या फिर आप सामंजस्य को ले लीजिए। सामंजस्य के अलावा आप परोपकार को ले लीजिए। कोविड के समय में हमने देखा परोपकार भी मानवतावाद का एक पर्याय है। और उसके बाद में है मानवतावाद शांति, प्रगति और जनतंत्र की विचारधारा पर चलने वाली है। शांति यानी जो मानव है वो खुद भी
आप खुद भी आराम से रहना चाहता है, दूसरों को भी आराम से रहना देता है, खुद स्वयं की प्रगति भी चाहता है और अपने साथी की प्रगति भी चाहता है। और ऐसे ही जनतंत्र की विचारधारा पर चलने वाली जो हमारी विचारधारा है वो मानवतावाद की विचारधारा है। तो इस प्रकार से आज हमने इस सेशन में मानवतावाद क्या है, मानवतावाद किसे कहा गया है और मानवतावाद की विचारधारा जो है उसके लिए उसके चारित्रिक गुण कौन कौन से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमनिज्म, मानवतावाद की विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा करी है। और इस चर्चा के बाद हम आगे जब अगले सत्र में मिलेंगे तो हम निश्चित रूप से हमने अभी एक बात करी थी और वो हमने जब प्रतिपादन की बात आई थी तो प्रतिपादन की बात में हमने एक चर्चा करी थी और वहां हमने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को किसी वाद के प्रति प्रेरित करके उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाना ही प्रतिपादन है। तो प्रतिपादन में जब हम बात करेंगे तो वहां हम प्रकृतिवाद की बात करेंगे, प्रकृतिवाद के बाद में हम वहां पर आदर्शवाद की बात करेंगे, प्रयोजनवाद की बात करेंगे, वास्तविकतावाद की बात करेंगे और ये कुछ वाद है जिनके हम चर्चा करेंगे। और आज ये हमारे जो है दर्शन शास्त्र के में जो शिक्षा के आधारभूत प्रत्यय है, जिसमें शिक्षण, प्रशिक्षण, उसके बाद में आपका सीखना, सीखने के बाद में आपकी पूछताछ और पूछताछ के बाद में आपका प्रतिपादन, इन पे हमने विस्तृत चर्चा की। मानवतावाद क्या है ये हमने जाना और मानवतावाद की विशेषताएं क्या है इस पर हमने विस्तृत चर्चा करी। और इस चर्चा के साथ ही मैं आज के इस सत्र को समाप्ति की ओर ले जाती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।